नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो बक्सर नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं और साथ ही ये एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सशक्त महिला नेत्री हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपने बक्सर नगर परिषद के चेयरमैन का भी दायित्व निभाया है, तो मतलब कि आप बहुत पुराने समय से अ, बक्सर की राजनीति को देखते और समझते आ रही हैं। आपका राजनीतिक जीवन आखिर कब से शुरू हुआ? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएँगी? देखिए, अगर पर्सनली पूछिए तो हमारा जो अपना है, वो शुरू हुआ 2012 से। जी, पहले वार्ड कमिश्नर का चुनाव, जी, उसके बाद चेयरमैन का चुनाव। जी, लेकिन अगर ऐसे हमारे पीछे का पूछिएगा तो हमारा घर जब से मैंने होश संभाला है तब से हमारा पॉलिटिकल ही रहा। चाहे मैं बॉम्बे में थी तब, हमारे डैडी श्यामलाल सिंह कुशवाहा शुरू से ही उनका एक बहुत ही बड़ा नाम। जी। तो पहले से ही उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, वहाँ रहते हुए भी उन्होंने हमेशा कनेक्टिविटी रखा और एक्टिव रहे। जी, लेकिन उनका शुरू से ही ये था कि मैं अपने लोगों के लिए बीच में रहूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करूँ। तो वो यहाँ पर आए, सब लोग जानते भी हैं कि उन्होंने डुमरांव से विधानसभा एक बार शुरुआत की थी, जी, लड़े थे। बक्सर से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जी, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सक्सेस होना ना होना वो दूसरी बात जी, है। तो जब मैंने उनको इतना स्ट्रगल करते हुए देखा, मैं बहुत इन्वॉल्व नहीं रहती थी। वो जहाँ डैडी हैं मैं भी काम करती थी, लेकिन एक होता है ना कि डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। जी, लेकिन जब मैंने उनका स्ट्रगल देखा तो आदमी पेरेंट्स से सीखता है। जी, तो मेरे अंदर भी वो सेवा भावना थी, हम ऐसे भी लोगों के लिए खड़े रहते थे। जी, तो एक मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए, जिसमें हमारे डैडी भी बहुत सहयोग किए, एक तरह से उन्हीं का देन हम कह सकते हैं। और तब मैंने लोगों के बीच में बैठे हम लोग बैठक किए, लोगों का क्या विचार है, तो लोगों ने अपना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिखाया। जी, तो और मेन था कि थोड़ा लोगों को क्वालिफ़ाइड जैसे जी। जनरेशन चेंज होती है तो पढ़े-लिखे लोगों का ज़रूरत महसूस होने लगता है जो कि एकदम उस आना भी चाहिए। पॉलिटिक्स में अगर पढ़े-लिखे लोग नहीं आएँगे, हाँ, तो फिर आखिर देश कैसे चलेगा? एक सही एक देश को विकसित रूप से चलाने के लिए तो पढ़े-लिखे लोगों का बहुत ज़रूरी है। हाँ, टेक्निकल बातों को समझने के लिए नेता का भी पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एकदम। तो फिर मैं उसमें इंटरेस्ट लेने लगी, सब लोग बातचीत किए, मीटिंग वगैरह हमने की। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब सब लोग चाह रहे हैं, तो फिर मैं आती हूँ। फिर हमने वार्ड कमिश्नर का मैंने यहाँ से पहले ये वार्ड नंबर 32 था, जी, कुरपुरवा। तो यहाँ से मैंने चुनाव ये किया और जीत हुई। उसके बाद जो पहले चेयरमैन का चुनाव होता था, वो वार्ड कमिश्नर के वोटिंग से जी, होता था। तो पहले यहाँ पर 34 वार्ड थे, जी, तो वार्ड कमिश्नर भी बहुत ये थे चेंज चाहते थे। जो चल रहा था पहले से जो एक शासन चल रहा था, कार्यालय एकदम फ़ेल था। नगर परिषद कोई जानता भी नहीं था कि नगर परिषद भी एक कार्यालय है। तो जब मैं चेयरमैन बनी लोगों के हमारे वार्ड कमिश्नर लोगों के इससे वोटिंग से, तो उसके बाद फिर मैंने पूरा उसको जब ऑफ़िस गई, तो मुझे कहीं से वो ऑफ़िस नहीं लगा। तो पहले मैंने उसको सुधारने का ये किया। अधिकारी जो थे, तभी आलोक कुमार थे। मैंने देखा कि ये खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो शायद तभी के लोगों से आप पूछिएगा, तो मैंने जो पहला काम किया था, उनको हटाने का किया था। अधिकारी जो थे आलोक कुमार, जो कार्यपालक पदाधिकारी, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर। तो पहले बातचीत मैंने किया कि आप चाहते क्या हैं? रोज़ श्रमजीवी से आते थे 1 डेढ़ बजे, कार्यालय में उनका बैठने के नाम पर ज़ीरो, कलेक्टेरिएट जाते थे, डीएम के साथ बैठक हुई, उसके बाद रिटर्न, नगर परिषद का काम पेंडिंग पड़ा है। मुझे बड़ा अजीब लगा ये सब चीज़ कि फिर ये ऑफ़िस है किस लिए? जब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे तो। फिर मेरा शुरू हुआ। पाबंदी वगैरह सब कुछ हुआ था। निशित वर्मा एसडीओ थे, तो उन्होंने बीच में ये किया था, जैसे समझौता कराने का और ये। तो देखिए मैं भी ये नहीं मेरा विचार नहीं रहता है कि हम अपने
और इसके लिए अपनी वजह से दूसरों का काम डिस्टर्ब करें, पब्लिक का, जनता का हम काम रोकें। तो वो काम चलता रहे तो हमने ठीक है कहा कि अगर अधिकारी काम करना शुरू करेंगे तो फिर हम लोग हटा देते हैं। साफ-सफाई हमारा बंद नहीं हुआ था, वो हमारा चल रहा था। ओके। तो उसके बाद फिर डीएम साहब तभी विनोद मुंजियाल थे, तो उन्होंने भी हम लोगों को मतलब दोनों आदमी को अनजाने में बुलाया कि आखिर मैटर क्या है। तो जो लैंग्वेज वो आलोक कुमार यूज़ कर रहे थे, डीएम खुद उनको डाँट फटकार लगाए कि आपको बोलने का ही ढंग नहीं है, पहले तो हम देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि से कैसे बात किया जाता है। जी। तो बहुत सारी बातें हुई थी, समझिए कि कलेक्टेरिएट का हर अधिकारी हमको बाय मतलब फेस आज पहचान ही रहा है। आपने भूचाल मचा दिया था बक्सर में। भुजाल मतलब कि हाँ, कलेक्टेरिएट में तो मच ही गया था और हमारे सपोर्ट में काफ़ी युवा नेता लोग भी आए, कुछ पक्ष में आए, कुछ विपक्ष में आए। लेकिन सबको लगा कि नहीं, एक आई है जो कि अपना डिसीज़न खुद लेती है, डमी नहीं है। ये मेरा पहचान बन गया नगर परिषद में और हमने अधिकारी को चेंज किया। तो तब आए थे क्या नाम है उनका, रियाज़ अहमद आए थे। कल्याण विभाग में पहले वो पदाधिकारी थे, तो उनको यहाँ पर लाया गया। तो तब मैंने मान लिया कि हाँ भाई, मैं नेता हूँ। अच्छा, वहाँ से आपने को मान लिया कि आप नेता हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? भारतीय जनता पार्टी में देखिए 2015 से आप हमको कह सकते हैं कि अनऑफ़िशियली एक होता है ना, बिना सदस्य बने भी आप, क्योंकि मेरी विचारधारा भी शुरू से वही रही है कि हम देश के लिए कुछ करें। और जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उनका जो काम करने का ढंग तरीका वो था, वो बहुत मतलब इम्प्रेसिव था। मतलब एक कह सकता हूँ कि आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर ही भारतीय जनता पार्टी में आए। एकदम बिल्कुल आप कह सकते हैं। और तभी मैं किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं हुई थी और उसके बाद सुशील मोदी जी ने मुझे यहाँ पर जो उनकी संस्था है दधीची देहदान समिति, उसमें पहले मैं पटना में था, ऑफिस है। और जिला स्तर पर जब इकाइयाँ बननी शुरू हुई, ब्रांचेस उसके बनने शुरू हुए, तो बक्सर का उन्होंने मुझे लोग जुड़े हैं उस संस्था से। आप बिल्कुल आप खुद भी अपना देहदान कर चुकी हैं? एकदम कर चुकी हैं? सीरियस? संकल्प पत्र आता है उसके लिए। तो आपने संकल्प लिया हुआ है? बिल्कुल। चलिए, आप देख इस सकते हैं कि बक्सर की वो नेत्री हैं जिन्होंने अपने फाउंडेशन के लिए अपने शरीर के अंगों को भी दान किया हुआ है। आपको एक और जानकारी दे दूं, इस समिति में, बक्सर इकाई की समिति में वही लोग मेंबर हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपना नेत्रदान या देहदान के लिए संकल्प पत्र भरा हुआ है। और अभी बक्सर से लगभग 80 से 90 लोगों ने संकल्प पत्र भरा हुआ है और इसमें यहाँ से 2 नेत्रदान भी हुए हैं और एक देहदान हुआ है राम छबीला सिंह का, अभी हमको लग रहा है 6 महीना पहले। बहुत ही बड़ी पहल है और इसके लिए सही में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे कि पहले रक्तदान था और अब स्लोगन है, स्लोगन क्या कहा जाए, रियलिटी है कि जीते जी रक्तदान, जी। मृत्यु के बाद नेत्रदान, अंगदान, देहदान। तो हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को, प्रेशराइज नहीं करते हैं कि ना आपको अपना दान करना है, नेत्रदान करना है, अंगदान। अपनी स्वेच्छा से, मतलब स्वेच्छा से वो संकल्प पत्र भरिए, एक प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग जानते नहीं है, जानकारी नहीं है। हम बहुत ही लोगों अच्छी को पहल है और मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोता इसके बारे में जानें और आपसे मिलें और काम करें, क्योंकि समाज को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे दान से किसी को आँखों की रोशनी आ जाती है, उससे तो बड़ा दान क्या होगा? क्या महादान है। हॉस्पिटल में कोई जीवन मृत्यु से लड़ रहा है, अगर हमारा कोई अंगदान होता है जीवित अवस्था में, जब ब्रेन डेड हो, जी। वेंटिलेटर पर गया है पेशेंट, डॉक्टर ने कह दिया कि हटाएँगे और वो जी। साँस लेना उसका बंद हो जाएगा। वो साँस खुद नहीं ले रहा है, मशीन उसको जी। एक तरह से ज़िंदा रखी है। तो वैसे फैमिली अगर कन्विंस हो जाते हैं कि ना भाई हमारा व्यक्ति किसी और के शरीर में ज़िंदा रहेगा, जी। तो वैसे लोग दान भी करते हैं इस तरह का। चलिए, तो बहुत किसी को जीवन मिल जाता है। और बड़े दान जो है वो मेडिकल कॉलेजेस को जाता है। जी। उस पर जो साइंस के स्टूडेंट है, जो डॉक्टर बनते हैं, वो स्टफ वो लोग करते हैं स्टडी। रिसर्च। हाँ।
अच्छा, और दूसरी बात मैम, आप आती हैं कुशवाहा समाज से जी। और पूरे शाहाबाद में कुशवाहा फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी है। मानती हैं इस बात को? सिर्फ आप शाहाबाद में ही नहीं कहिए, पूरे बिहार में कहिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुशवाहा के बिहार के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का कहीं न कहीं टिकट काटा जाना या उनको सीट न देना एनडीए के लिए इस बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ा था। पूरे शाहाबाद में एनडीए कहीं नहीं, सीट का तो अभी कोई बँटवारा नहीं। लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से कुशवाहा लोग नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को मानते हैं, उनके अलावा शीर्ष नेतृत्व किसी और को स्वीकार करता है कुशवाहा अपना नेता? देखिए, अभी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं, सम्राट चौधरी। वो उनको भी मतलब कि लोग कुशवाहा समाज, जी, वो भी कुशवाहा समाज से ही है। बिल्कुल कुशवाहा समाज से आते हैं। जी, और हम कह सकते हैं कि लोग उनको उस रूप में देखना भी चाहते हैं। जी, अ, उपेंद्र जी भी देखिए, सबकी अपनी-अपनी पर्सनैलिटी होती है, जी, सबका अपनी-अपना सोच होता है। जी, अब लोकसभा में जो कुछ हुआ, जी, तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या वजह रहा। जी। बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हम नहीं नहीं, कर सकते हैं। लोग समझते हैं, आज की पब्लिक बहुत समझदार है, उसको कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है। और कुशवाहा समाज इस बार एनडीए के साथ है। कुशवाहा समाज हमेशा से रहा है। जी, कुशवाहा समाज आपको बता दें, भाजपा माइंडेड ही है। जी, बात आप समझ रहे हैं हमें? जी, तो जिनको कुशवाहा अपना नेता मान लिया है, जी। जहाँ वो रहेंगे, कुशवाहा समाज उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बक्सर विधानसभा लगातार 2 बार से कांग्रेस जीतते आ रही है। कांग्रेस की तरफ से मुन्ना तिवारी लगातार 2 बार से विधायक बने और उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी बार भी चुने जाएँगे। आपको लगता है देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार तोड़ निकाल पाएगी उनका? कभी-कभी क्या है ना, देखिए सच्चाई ये होती है कि उम, विपक्ष जो होता है, आम जनता को भरमाता है, भ्रमित करता है। और कभी-कभी एक ही बात जब बार-बार रिपीट होती है ना, तो आदमी उसको सही मानना शुरू कर देता है। जैसे कि फैलाया गया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा, आपके अधिकारों का हनन होगा, इस तरह की बातें आई, लोग उसके ऊपर सोचे। तो लोग एक तरह से होता है ना कि बचाव के चक्कर में गलती कर दी है। लगातार 2 बार? लगातार 2 बार देखिए, जब पहली बार ये हुआ था, तो मुझे लगता है कि हो सकता है लोगों का सोच हो, नया एक होता है ना बदलाव के लिए। क्योंकि सुविधा जी रहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने ये किया था भारतीय जनता पार्टी से। और एक फैक्टर कहीं न कहीं लगता है कि बक्सर के लिए महिला अच्छी। वही मैं पूछने भी आ रहा था आपसे कि क्या लग रहा है कि कोई मातृशक्ति ही इस बार विपक्ष को टक्कर दे सकती है? दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। और मुझे लगता है कि महिला शक्ति जीत भी हासिल कर लेगी। इस बार एक अ, आवाज़ उठ रही है कि मीना कुशवाहा जी को भी टिकट दिया जाए। बक्सर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और कुशवाहा समाज की भी संख्या यहाँ बहुत है। तो क्या लगता है भाजपा अगर मौका देगी तो आप ये सीट निकाल पाएँगी? अगर पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करती है, तो हमको खुद पर भरोसा है, अपने लोगों पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है। और मैं एकदम कह सकती हूँ कि मैं जीत हासिल कर सकती हूँ। मैनेज हो जाएगा? क्योंकि भाजपा बहुत ही अ, अभी 2-3 भाग में बटी हुई है बक्सर भाजपा। मैनेज क्या आप कह रहे हैं कि क्या मैनेज करना है? आपस में आप लोगों को मना लेंगी सभी लोगों को। बात वहाँ पे फँस रही है। देखिए, अब जनता का क्या रुख है, जी, मुझे ऐसे लगता है कि लोग मेरे नाम पर विरोध नहीं करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। अब ये तो जनता बताएगी कि वो कितना चाहती है, किसको चाहती है। जी। लेकिन हम क्योंकि इससे पहले सुखदा जी एक महिला थीं और उन्होंने ही
तोड़ा था विपक्ष के चक्रव्यूह को, तो इस बार लग रहा है कि आप चक्रव्यूह भेद पाएंगी, मातृशक्ति भेद पाएगी एकदम चक्रव्यूह। एकदम इसलिए कि देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए समर्पित है। और उसकी इच्छा है कि अगर यहाँ से कोई यहीं का हमारा लोकल कोई लोकल फॉर व्यक्ति लोकल। हाँ, व्यक्ति हो तो इसमें जीत तो तय है। जीत वैसे भी तय है, आपको बता दें। अच्छा, ये भरोसा है कि जीतता है। हाँ, हाँ, इसलिए कि पार्टी उस दिशा में बहुत एक्टिव होकर, सक्रिय होकर बूथ स्तर तक काम कर रही है। और लोगों का जो क्या सोचना है, जो गलती पीछे 2 बार हो चुकी है, वो गलती दोबारा नहीं होगी, इसका पूरा विश्वास है। जनता जनार्दन इस बार बक्सर में पुनः वापसी कराएगी। बिल्कुल, कराएगी। 30% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए आप लोगों के द्वारा क्या किया गया है? 33% आरक्षण प्रधानमंत्री जी ने जो शक्ति बिल पास हुआ था, नारी शक्ति बिल, उसके इसमें मिला है जो उसमें से कितना परसेंट एक्चुअल में रोड पे दिख रहा है, मतलब लिया है लाभ, कितने परसेंट आपके हिसाब? देखिए, अब ऐसे आप गिनती गिनाइएगा कि कहाँ-कहाँ हो रहा है, महिलाएँ एकदम हर फील्ड में आ रही हैं। जी। अभी जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जीविकाओं के लिए जो सुविधा एक दी गई, अभी फ़िलहाल में, तो इस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है ज़मीनी स्तर से। आप समझ रहे हैं? जी। और जमीन पे हकीकत दिख रही है कि आप बिल्कुल दिख रहा है, रही हैं। बिल्कुल दिख रहा है। अभी देखिए, महिलाओं से जो हमारा जनसंपर्क चल रहा है, जी। उसमें महिलाएँ खुश हैं और वो दिखता है, दिख रहा है। आप जाके मिलिए, गाँव में जाइए, गाँव में हम घूम रहे हैं और जो जनसंपर्क हम कर रहे हैं, तो उसमें महिलाएँ एकदम, मतलब कि एक होता है ना, एनडीए सरकार के साथ एकदम उनका मतलब खुल के वो लोग हैं। वो लोग और कुछ देख ही नहीं रही हैं। उनको जो सरकार है, वही सरकार भी उन लोग को चाहिए। किन-किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है, बताएँगे कुछ? जैसे कि अभी एक तरह से मुखिया बना दिया गया है महिलाओं को, और जो रोजगार के हिसाब से, आप रोजगार की बात जी। जानना चाहते हैं। जी। क्या तो योजनाएँ जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई हैं, उसका लाभ मुझे ये जानना है कि आखिर लाभ उस गरीब तबके तक पहुँच रहा है, और पहुँच रहा है तो क्या-क्या लाभ पहुँचाया है आप लोगों ने? देखिए, महिलाएँ जागरूक हुई हैं और ये लाभ पहुँच भी रहा है। कहीं-कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन महिलाओं को बीच में जो एक सीएम बोलते हैं, जो हम ये इस जो अभी फ़िलहाल में जो योजना पास हुई है, जीविकाओं के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो करंट ये है, एक तरह से, जो लाभ पहुँचा है। उसके बाद जो उज्ज्वला योजना पास हुआ था, उसमें आप महिलाओं से मिलिए तो वो लोग खुद बताएँगे कि हाँ, मतलब कि हम लोग को फ्री में गैस ये हुआ। भले अभी सिलेंडर लेने के लिए तो उन लोग को देना पड़ता है जी। पैसा, लेकिन जो धुएँ में रहकर चूल्हा फूँकना और ये सब, उसमें बहुत हद तक मतलब कि उन लोग को एक तरह से रिलीफ़ मिला है। कमी आई है। हाँ, एक्चुअल ये डेटा है। हाँ। और अब गाँव में जाइए आप तो देखिए, अब सबके घर में गैस है। कहीं आपको मिट्टी वाला चूल्हा बहुत कम, कहीं हो सकता है जहाँ वेज नॉन-वेज का चक्कर हो, वहीं पर ये हो। तो ये सब प्रोग्रेस दिख रहा है। फिर जहाँ तक सिर्फ़ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, आप गाँव से कनेक्टिविटी जो रोड गया है, ये भी एक तरह से महिलाओं के लिए, जो लड़कियाँ स्कूल वगैरह जा रही हैं, उनके लिए भी बहुत एक बेनिफिट हुआ है। तो प्रोग्रेस, विकास तो हो रहा है। और महिलाओं की भागीदारी भी इसमें दिख रही है। भागीदारी एकदम खुल के दिख रही है। अभी कोई भी आप आयोजन कीजिए, पहले था कि महिलाएँ सोचती थी, कैसे जाए? घूँघट में आती थीं। घूँघट में आज भी हैं, लेकिन महिलाएँ अब आ रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं, अपने अधिकार को समझ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है, घर की ज़िम्मेदारी ले रही हैं, अपना घर चला रही हैं, उसके बाद बाहर निकल के समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। तो बहुत विकास तो सशक्तिकरण हो रहा। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और महिलाएँ इस बात को समझ भी रही हैं और इस पर
शिक्षा में भी अब देखिए माँ अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए एकदम तत्पर है, बच्चों को पढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो बहुत सारा मतलब इस पर सरकार भी अपना ये कर रही है। नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना मतलब आपका आत्मनिर्भर भारत, जो एक सपना है। तो उसमें महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और पर्सनली हमसे पूछिए हम महिलाओं के लिए क्या जी। तो हम महिलाओं में जो उनका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम बाहर ले आते हैं। कभी आयोजन करते हैं, माइक उनके हाथ में दे देते हैं, आप कुछ बोलिए, हम पकाती नहीं है महिलाएं जब सं पहली बार एकदम पकड़ा देती हैं। एकदम संकोच। दीदी हम का बोलब हम, कुछ मत बोलिए, अपना नाम बोलिए कि हाँ, मेरा ये नाम है। तो हाँ, उतना बोल लें हम। अच्छा, तो तो इस उसी तरीके से कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर। कॉन्फिडेंस, हाँ, चाहे उसके लिए बहुत भीड़ हमको नहीं चाहिए। जहाँ हम लोग बैठे हैं, कुछ आयोजन हुआ है, मान लीजिए 20 महिला है, 30 महिला है या 50 महिला है, तो ऐसे हम महिलाओं को मोटिवेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार से जो योजनाएं आ रही हैं, उसकी जानकारी भी ये लोग को है कि नहीं है। तो उस तरह से रहता है जानकारी हाल ही या आप लोगों के द्वारा मतलब भाजपा के द्वारा पहुंचाया जाता है देख महिलाओं के बीच? कहीं-कहीं जानकारी नहीं भी पहुँच पाती है। क्या है कि महिला आज भी घरों में रहती है, तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी अगर उनको नहीं पहुँच पाती हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब कि ये हैं पहुँचाने के उपाय भी हैं, पहुँचता भी है महिलाओं तक। और भारतीय जनता पार्टी तो एकदम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए एकदम तत्पर है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।